हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपने बेटे पारस से कहती है, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, वहाँ चलकर बात आगे बढ़ानी है तो तू कल ऑफिस मत जाइयो। और हाँ, मैं तेरे लिए नए कपड़े भी लाई हूँ, तेरे कमरे में रखे हैं, देख ले जरा, ठीक आ रहे हैं ना? माँ इतनी जल्दी शादी? नहीं माँ, रुक जाओ 1-2 साल, फिर शादी का सोचना। ये कोई जल्दी है भला? तेरी माँ की उम्र हो गई है, अब क्या इस उम्र में भी मैं ही काम करूँ रसोई में? बहू आ जाएगी तो घर को अच्छे से संभाल लेगी, और तुझे ये जल्दी लग रहा है? माँ आपको काम करने के लिए ही तो चाहिए कोई, तो मैं किसी काम करने वाली को रख लेता हूँ ना, बहू लाने की क्या जरूरत है? और अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए अभी रहने दो आप। अरे अब मेरी उम्र हो गई है, क्या भरोसा कब निकल लूं? तेरा घर बस जाए तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी ना। और लड़की बहुत ही अच्छी है, तुझे भी बहुत पसंद आएगी, एक बार चलकर देख लेना। बस बात इतनी ही है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तेरी माँ हूँ मैं, और वही होगा जो मैं बोल रही हूँ। लड़की देख रखी है मैंने, कल उसके घर जा रहे हैं हम दोनों रिश्ते की बात करने के लिए। अब तू मना मत कर, एक बार देख ले फिर बाद में कुछ बोलियो। लेकिन माँ मेरी बात तो सुन लो ना, आप क्यों जिद कर रही हो? जिद मैं नहीं तू कर रहा है, वो भी बिना बात की जिद। ये शादी तो करनी ही है ना, आज नहीं तो कल तो करेगा ही ना तू। अपनी माँ की एक बात नहीं मान सकता क्या? ठीक है माँ, आप इतना बोल रही हो तो मैं चल लूंगा, लेकिन अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आएगी तो आप शादी के लिए जिद नहीं करोगी, ठीक है ना? अगर आप मेरी ये बात मानते हो तो ही मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू मेरी बात मान रहा है तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। सुनीता आखिरकार अपने बेटे को मना ही लेती है और अगले दिन दोनों माँ बेटे लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की को देखने के बाद पारस को भी लड़की पसंद आती है, इसीलिए पारस भी शादी के लिए मना नहीं करता और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी होती है। सुनीता अपनी बहू प्रीति का गृह प्रवेश करवाती है। शादी के अगले दिन प्रीति की पहली रसोई थी, लेकिन प्रीति अपने कमरे में सो रही थी। काफी देर सोने के बाद भी जब प्रीति कुछ नहीं बनाती तो सुनीता उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे ओ बहू, तेरी सुबह नहीं हुई अभी तक? सूरज निकल आया है, मेरा बेटा बिना कुछ खाए ऑफिस भी चला गया और तुझसे अभी तक उठा नहीं जा रहा। आज तेरी पहली रसोई है। माँ जी मैं बहुत थक गई थी, कल इतने सारे फंक्शन के बाद तो थोड़ा आराम करने को मिला था, इसीलिए सुबह आँख नहीं खुली। और क्या पहली रसोई माँ जी, घर में 3 ही तो लोग हैं, आप बना लो खाना। तेरी पहली रसोई है और तू मुझे बोल रही है खाना बनाने को? चल आलस मत दिखा, रसोई में जाकर कुछ खाने को बना दे अच्छा सा। सुनीता प्रीति को उठा तो देती है। प्रीति भी जैसे तैसे रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई बनाने लगती है, लेकिन आलस के चलते प्रीति खाना बनाने की जगह अपनी नींद को पूरी करने लगती है। काफी देर तक जब प्रीति रसोई से बाहर नहीं आती तो सुनीता रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ पर प्रीति को सोता हुआ देखकर वो उसके ऊपर पानी का जग लेकर उसके मुंह पर पानी फेंकती है और उससे बोलती है, हाँ बहू रानी, अब नींद खुल गई या और अच्छे से नींद खोलूं तेरी? तुझे यहाँ पहली रसोई का खाना बनाने के लिए भेजा था और तू यहाँ आकर सो रही है। उठ। क्या माँ जी, आपको पानी डालने की क्या जरूरत थी, सो ही तो रही थी। और वैसे भी पारस जी तो काम पर चले ही गए हैं ना, आप अपने लिए चाय बनाकर पी लो, दिन में मैं कुछ बना दूंगी आपके लिए। हाँ दिन में बना तो देगी तू, लेकिन ये दिन ही हो रहा है, पता नहीं कैसी आलसी बहू मिली है। चल उठ, मेरे सामने ही खाना बना, मैं भी देखती हूँ अब कैसे तेरी आँख लगती है। सुनीता प्रीति के सर पर खड़े रहकर प्रीति से उसकी पहली रसोई का खाना तो बनवा लेती है, लेकिन अब रोज रोज वो अपनी बहू के आलसीपने से बहुत परेशान होने लगी थी, क्योंकि प्रीति को कुछ भी काम बोल दो तो वो बस आलस दिखाती। ऐसे ही एक दिन सुनीता की पड़ोसन कंचन आती है और सुनीता प्रीति को चाय लाने की बोलती है। प्रीति रसोई में जाती तो है लेकिन वहीं रह जाती है। तभी कंचन सुनीता से कहती है, क्या बात है सुनीता, तेरी बहू क्या रसोई में ही बस गई? तूने चाय पानी लाने के लिए भेजा था या खाना बनाने लग गई वो? इतना समय हो गया लेकिन चाय नहीं लेकर आई। अरे वो ऐसे ही तेरे लिए चाय पकौड़े बनाने लग गई होगी, तभी इतना समय लग रहा है। और तू मेरी बहू के हाथ के चाय पकौड़े खा लेगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। अरे वाह, तेरी बहू तो चाय पकौड़े ही इतने अच्छे बनाती है, फिर तो खाना तो और भी अच्छा बनाती होगी। रोज नई नई खुशबुओं से तेरी बहू की रसोई महकती होगी, है ना?
हाँ हाँ, वो तो मुझे ही पता है। आलसी बहू की रसोई में कुछ खाने को मिल जाए वही बहुत है। लेकिन बस आज ये नाक ना कटवाए मेरी पड़ोसन के आगे और कुछ बढ़िया सा बना लाए। और रसोई में जाकर देखती है तो प्रीति ने चाय तो चढ़ाई थी और गैस बंद नहीं किया था, जिस वजह से चाय पूरी जल चुकी थी और प्रीति आराम से रसोई में कुर्सी लगाकर फोन चला रही थी। ये सब देखकर सुनीता गुस्से में कहती है, बहू हद है तेरे आलसपन की। वहाँ मैं और मेरी पड़ोसन चाय का इंतजार कर रहे हैं और तू है कि यहाँ फोन चला रही है। जरा भी होश है क्या तुझे? माँ जी, आपके बोलने पर मैंने चाय तो गैस पर चढ़ा दी है ना। मुझे बाहर आने में आलस आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। तू और तेरी ये आलसी रसोई। चाय लाने में आलस आ रहा था, लेकिन गैस तो बंद कर सकती थी ना। देख कितना धुआं हो गया है, घर को आग लगाकर मानेगी क्या अब तू? माँ जी, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे आलस आ रहा है, इसीलिए मैंने गैस बंद ही नहीं करी। सुनीता अपनी बहू की आलसी रसोई से बहुत तंग आ गई थी और वो बार बार प्रीति पर इसी बात को लेकर चिल्लाती रहती, लेकिन प्रीति पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। कुछ दिनों बाद प्रीति की ननद मीनाक्षी और उसकी सास उमा घर आते हैं। प्रीति बहुत ही खुश हो जाती है उनके आने पर। सब साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उमा कहती है, अरे बहन, आपको क्या बताऊं, जब से मेरी मीनाक्षी बहू आई है ना, तब से मुझे एक बर्तन यहाँ से वहाँ नहीं करना पड़ता। मीनाक्षी ने सारी रसोई की जिम्मेदारी खुद ही ले ली। बहुत ही प्यारी लड़की है आपकी। आप तो अपनी बहू के लिए इतना बोल भी सकती हो, लेकिन मैं अपनी बहू की रसोई के बारे में ना ही बोलूं कुछ, वही बेहतर है मेरे लिए तो। क्यों बहू? क्यों माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप लोग मेरी आलसी बहू की रसोई के बारे में कुछ ना जानो वही अच्छा है। मेरी बहू की रसोई में कुछ नहीं होता खाने को। मुझे तो बहू के आने के बाद भी सुख नहीं मिला। माँ जी, आप दूसरों के सामने ऐसे क्यों बोल रही हैं? अपनी ही बहू की बेइज्जती क्यों कर रही हैं? इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? जो सच है वही तो बोल रही हूँ। तेरी आलसी रसोई में खाना भले ही जल जाए, लेकिन तू उठकर गैस बंद करने नहीं जा सकती है। हाय हाय, कैसी आलसी बहू है, इसकी रसोई तो बेकार ही होगी। आपने अपनी बेटी को इतना कुछ सिखाया तो अपनी बहू को भी कुछ सिखा ही देती। ऐसा नहीं है माँ जी, आलसी बहू की रसोई में भी अच्छा खाना बन सकता है। और आज आप देख लेना, इस आलसी बहू की रसोई में क्या मस्त खाना बनता है। प्रीति जोश जोश में वहाँ सबके आगे बोल तो देती है, लेकिन काम करने का नंबर आता है तो प्रीति मुंह बना बना कर काम करती है। लेकिन उस दिन प्रीति पूरा काम कर लेती है और शाम को सब प्रीति की आलसी रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं। सब प्रीति की तारीफ भी करते हैं। थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं। सबके जाने के बाद प्रीति सुनीता से कहती है, माँ जी, आज इतना सारा काम करके ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने जन्मों से मेहनत करती आ रही हूँ। मेरा तो सारा आलस ही उतर गया। अब मुझे समझ आया कि आप इतना सारा काम कैसे करती हैं। अब समझ आया, आलस इतना भी अच्छा नहीं होता, समझी? और काम अगर मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन तुझे तो आलस करने से ही फुर्सत नहीं है। अब आलस नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे अचानक से काम करने में अच्छा लगता है, तो रोज रोज कितना अच्छा लगेगा। प्रीति को एक बार में ही इतना काम करना पड़ता है तो उसे समझ आता है कि उसकी सास और माँ कैसे काम करते थे, और फिर प्रीति आगे से आलस दिखाना छोड़ देती है। नूपुर अपनी माँ संगीता के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ, आप कैसी माँ है? शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं और आपने अभी तक शॉपिंग भी शुरू नहीं की है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे, इसीलिए मैं तेरे पास आ रही थी यही बोलने कि मार्केट चल और अपनी शादी का लहंगा ले ले, और उसके बाद ही तो तू उसके मैचिंग की चीजें लेगी ना। ये बोलकर संगीता अपनी छोटी बेटी श्री का वेट करने लगती है। श्री के कॉलेज से आते ही तीनों शॉपिंग के लिए निकल जाती है। मार्केट में जाकर संगीता दुकान वाले से बोलती है, अरे भैया, एक बढ़िया सी बनारसी साड़ी दिखा दीजिए जिसे देखकर लगे कि यही दुल्हन की माँ है। माँ, मेरी शादी है और आप मेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए यहाँ आई हैं, ना कि अपनी शादी की। अगर ऐसा है तो फिर मुझे क्यों लेकर आए? शॉपिंग करने आए हैं तो मुझे भी मेहंदी और हल्दी के लिए ड्रेस लेनी है, और उसके बाद उनके मैचिंग के जेवर भी। हे भगवान, मैंने बेटियां ना पैदा करके चुड़ैल पैदा की हैं। अरे जो लेना है वो ले लेना, पहले कुछ साड़ियाँ ले लूं लेने देने के लिए। तो एक काम करो, आप यहाँ बैठकर अपने और रिश्तेदारों को देने के लिए साड़ियाँ खरीदो। हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पर लहंगे लेने। चलो दीदी। दोनों बहनें अपनी माँ को अकेला छोड़कर बगल वाली दुकान पर चली जाती है, जिसके बाद वो दुकानदार को कुछ अच्छे लहंगे दिखाने को बोलती है।
शॉप वाला जैसे ही लहंगा दिखाता है, तभी नुपुर अपने होने वाले पति ईशान को वीडियो कॉल करके उसे लहंगा दिखाते हुए बोलती है, कैसा लग रहा है? ये वाला लहंगा ले लूं? ये कुछ खास नहीं है, कोई दूसरा देखो। जीजू ये देखो, इस लहंगे में दीदी कैटरीना कैफ जैसी लगेगी। नुपुर, फिर तो ये लहंगा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मुझे कैटरीना कैफ बिल्कुल पसंद नहीं है। नुपुर कुछ लहंगे देखकर आखिर में एक लहंगे को पसंद करती है और उसका रेंज पूछती है, जिस पर शॉप वाला बोलता है, मैडम जी, आपकी पसंद का लहंगा हमने पैक कर दिया है। वैसे भी शादी का जोड़ा तो लड़के वालों की तरफ से होता है ना, तो पैसे हम सर से ही लेंगे, क्यों भाई साहब? बिना कोई मोल भाव किए नुपुर वो लहंगा ले लेती है, जिसके बाद श्री नुपुर से बोलती है, दी, तुझे जो लेना था तूने ले लिया, अब मुझे लेने देना। भैया आप ना बढ़िया सा लहंगा दिखाओ। ये लीजिए, ये एकदम लेटेस्ट पीस है, इसे पहनकर आप ना अनुष्का लगेंगी बिल्कुल। लहंगे को देखने के बाद में श्री गंदा सा मुंह बनाकर उससे बोलती है, पर इसका वर्क देखा है कितना हल्का है, ये पहनूंगी मैं अपनी बहन की शादी में, कुछ हैवी दिखाओ ना। अरे मैडम, हैवी वर्क के साथ रेंज भी तो हैवी होगा ना। तो भैया रेंज की फिक्र आप क्यों कर रहे हैं? बिल कौन सा आपको देना है? आप तो मुझे बस ऐसा लहंगा दिखाओ कि कलीरे सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही गिरे। तो ऐसा बोलिए ना मैडम, हम आपको ऐसा लहंगा देंगे ना कि सारा कलीरा आपके ही ऊपर गिरेगा, क्यों? ये बोलकर शॉप वाला उसको लहंगे दिखाने लगता है। श्री भी उनमें से एक लहंगे को पसंद करके पैक करवा लेती है। थोड़ी देर बाद में संगीता उन दोनों के पास आती है और तीनों अपने घर आ जाती है, जहां नुपुर अपने पिता किशोर को कॉल पर बात करते हुए देखती है और अपने पिता के पास जाकर उनसे बोलती है, पापा क्या कर रहे हैं आप? 3 दिन हो गए अभी तक आपसे। 1 मिनट बेटा, फोन आ रहा है। हाँ जी, शगुन बैंकेट से बात कर रहे हैं। अच्छा, पर प्लेट कितना पड़ेगा? किशोर फोन पर बातें करते करते वहाँ से चला जाता है और फोन पर बोलता है, 2000 पर प्लेट? क्यों भाई, आपके यहाँ रोटियों पर, प्लेट पर, सब पर चांदी का वर्क होता है क्या? पागल। हाँ, वूफर क्यों बंद कर रखा है? कुछ दिनों में घर में शादी है, गाने बजाओ। नुपुर अपने पापा को देखकर अंदर चली जाती है और अगले दिन नुपुर अपनी माँ के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है, जहाँ वो जाकर ब्राइडल के मेकअप की बात करते हैं। जिसके बाद दोनों मार्केट जाते हैं और अपने कपड़ों से मैचिंग की कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते हुए वो ज्वेलरी वाली से बोलते हैं, अच्छा ये ज्वेलरी रेंट पे चाहिए कुछ घंटों के लिए। नहीं मैडम, हमारे यहाँ सिर्फ कैश और कार्ड चलेगा। अगर आपको रेंट पर चाहिए तो वो देखिए एग्जिट का रास्ता, आप जा सकती हैं। अरे आप तो बुरा मान गई, मेरी माँ तो बस मजाक कर रही थी, है ना माँ? ये मजाक का नहीं, बोनी का टाइम है। वैसे मैंने आपकी ज्वेलरी पैक कर दी है, आप पेमेंट कर दीजिए। संगीता अपनी ज्वेलरी उठाकर कार्ड से पेमेंट करके घर आती है। घर आते ही नुपुर ईशान को कॉल करती है, जहां ईशान उससे बोलता है, आज मैं शूज की शॉपिंग करने आया हूँ, रुको मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद कॉल क्यों करना है? अभी के अभी वीडियो कॉल करो, मुझे देखना है तुम अपने लिए जूती ले रहे हो या फिर लोफर। अरे मैं तो लोफर ही लूंगा, जूती पैर काट देती है। अच्छा मैं शॉप पर आ चुका हूँ, रुको मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। ईशान नुपुर को वीडियो कॉल करके उसको कुछ लोफर दिखाता है, पर उनमें से एक भी नुपुर को पसंद नहीं आता और ईशान दूसरी शॉप पर जाकर नई शॉपिंग करने लगता है। शॉप वाला जबरदस्ती उसे रोकते हुए कुछ जूती ट्राई करने को बोलता है, जिसमें से एक जूती नुपुर को पसंद आती है और नुपुर के कहने पर ईशान उस जूती को ले लेता है। देखते ही देखते शादी का दिन आता है और नुपुर श्री के पास जाकर उससे बोलती है, शादी की सारी शॉपिंग कर ली, लेकिन अपने लिए पाउच लाना तो भूल ही गई। अब लोगों का दिया हुआ नेक मैं कहाँ रखूंगी? श्री एक काम करना, तू ले आ प्लीज। तू पागल है, मुझे आज घर में 100 काम है और मुझे तैयार भी तो होना है। आखिर सबको पता चलना चाहिए कि मैं दुल्हन की बहन हूँ, मुझे सबसे सुंदर दिखना है। सॉरी, आज मैं कोई शॉपिंग करने नहीं जा रही। यार प्लीज मान जाना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, आज शादी करके चली जाऊंगी। ऐसे मत कर मेरे साथ, कम से कम आज के दिन तो मेरी विश पूरी कर दे प्लीज। श्री चली जाना यार। तू ना रहने ही दे यार, इतने दिन से शॉपिंग कर रही है शादी की, कभी ये रह जाता है कभी वो रह जाता है। अच्छा है जो तू जा रही है, कम से कम मेरी आधी सिरदर्दी तो खत्म हो जाएगी और फिर मेरी शादी का नंबर भी लग जाएगा।
कमबख्त, तू तो यही चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी चली जाऊं। अगर आज तूने मेरे लिए शॉपिंग की ना तो मैं तेरी शादी में ना जम के मेहनत करूंगी। तुझे सोने का हार दूंगी, अच्छे अच्छे तोहफे दूंगी, एकदम खुश कर दूंगी। बस आज मेरा पाउच ले आना बाजार जाके प्लीज। ना, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। नुपुर बार बार श्री को मनाती है, लेकिन श्री नहीं मानती और लास्ट में नुपुर उससे बोलती है, देख श्री, अगर तू मेरा पाउच लेकर आएगी ना तो मैं तेरे जीजू से ना जूते चुराई के तुझे मुंह मांगे पैसे दिलवाऊंगी। अब आगे तेरी मर्जी। मुझे तुझ पर यकीन नहीं है, इसलिए तू यही बात फिर से बोल। मैं अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ सबूत के तौर पर। श्री के कहने पर नुपुर वही बात फिर से रिपीट करती है और श्री उसके आवाज को रिकॉर्ड करके शादी वाले दिन भी शॉपिंग करने बाहर जाती है। रात को बारात आती है। थोड़ी देर बाद में सब दूल्हे दुल्हन के साथ में फोटो खिंचवाते हैं। सबके फोटो खिंचवाने के बाद में नुपुर ईशान के कानों में बोलती है, शादी की सारी शॉपिंग कर ली, लेकिन रिसेप्शन पार्टी के लिए तो मैं साड़ी लाना भूल ही गई। अब मैं क्या पहनूंगी रिसेप्शन में? अरे कोई बात नहीं, शादी की शॉपिंग तो तुमने जम कर की ना। अरे हाँ, बाकी सब कुछ तो हो गया, लेकिन रिसेप्शन का क्या करूँ? उसके लिए तो मैंने शॉपिंग ही नहीं की। अब तो मुझे रिसेप्शन वाले दिन ना शॉपिंग पर लेके चलना। ठीक है मेरी माँ, चल लेना, पर पहले शादी तो कर लो। ईशान उसे शॉपिंग करवाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।